गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन की थी। तो आइए अब देखते हैं। पार्टिकल प्रोजेक्टेड with different velocities. Now, if a particle is projected with different velocities, तो उसकी ट्रेजेक्टरी किस तरह से डिसाइड होती है, ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, अर्थ है, और तो हम इधर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे अब। ठीक है, इसके हिसाब से हम देखेंगे पार्टिकल की ट्रेजेक्टरीज किस किस तरह से जाती है। यहाँ पे हमने v से इसको प्रोजेक्ट किया है। नाउ इफ v इज लेस देन v ऑर्बिटल, इट विल फॉल बैक टू अर्थ। ठीक है, दिस इज अ केस व्हेन v इज लेस देन v ऑर्बिटल। अब अगर ठीक है, ये सेकंड है। अब इसमें क्या है, अगर पार्टिकल को v जो है, if v is equal to v orbital, then this particle will be moving in a circular orbit, right? अब थर्ड केस में इस तरह से होगा, if this particle थर्ड केस ये है कि जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो ये हम यहाँ से इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये केस था जिसमें v इज इक्वल टू v ऑर्बिटल है। ये केस है थर्ड वाला, जिसमें v जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज्यादा है बट एस्केप वेलोसिटी से कम है। दिस ट्रेजेक्टरी इज इलिप्टिकल, दिस इज अर्थ का सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, फर्दर इफ दिस इज, यहाँ से हमने इसको लिया है, इसको भी एक ठीक है, अगर अब वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो ये इस टाइप से जाएगा, v इक्वल टू v e, v ग्रेटर देन v e। ठीक है, तो हम केसेस स्टडी कर लेते हैं।
here O is center of Earth. O is the center of Earth. Particle projected with velocity v. ठीक है, तो इसके हम केसेस अंडरस्टैंड करते हैं. केस 1, if v is less than v orbital, ये लिख लेते हैं v o is orbital velocity, v e is escape velocity. ठीक है जी. So v is less than v naught, particle falls back to Earth. Following parabolic trajectory. Following a parabolic trajectory. Then case 2. If v is equal to v orbital, particle moves in a circle. तो अगर v orbital velocity के बराबर हो जाता है, particle moves in a circular, तो trajectory is circular. Trajectory is circular. ठीक है. Case 3. If velocity is greater than v naught but less than ve, अगर velocity जो है वो orbital velocity से ज्यादा है but escape velocity से कम है, तो in that case particle जो है, if velocity is greater than orbital velocity and less than escape velocity, particle is moving in ellipse. पार्टिकल जो है वो इलिप्टिकल फॉर्म में मूव करेगा, जिसके अंदर अर्थ जो है वो एक इलिप्स के एक फोकस पे आ जाएगी. ठीक है, क्लियर है? 3 केस क्लियर हो गया. पहला जिसके अंदर हमने पार्टिकल को सेंड किया है पहले केस में हमने पार्टिकल को ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उससे कम पे फेंका है. तो इस केस में वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी से पास करेगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा. और अगर v इज इक्वल टू v ऑर्बिटल होगा, पार्टिकल जो है वो किसी सर्कल में मूव करेगा. ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता ही है, सर्कुलर में मूव, ट्रेजेक्टरी सर्कुलर हो जाएगी. अगर इस केस में होगा तो पार्टिकल इज मूविंग इन ellipse. Particle is moving in ellipse with particle is moving in ellipse with center of Earth at one of the foci. ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे कैसे इसके अंदर होता है. तो इसमें आप ऐसे हल्का सा दिखा सकते हैं इसको इस तरह से. ये इलिप्स होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, इसके अंदर ये एक फोकस होता है, दूसरा फोकस है.
तो एक हमें अर्थ का सेंटर एक फोकस में मानना होता है। मान लेते हैं जैसे ये, अगर ऐसे अर्थ के आसपास ये मूव करेगा पार्टिकल, ठीक है, तो इसके अंदर ट्रेजेक्ट्री इज इलिप्टिकल, ऐसे लिखते हैं, ट्रेजेक्ट्री इज इलिप्टिकल। केस 4, if velocity will be equal to escape velocity, particle leaves earth following a parabolic trajectory। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी के हिसाब से वो will leave earth। केस 5, अगर आप वेलोसिटी जो देंगे पार्टिकल को वो एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा दें। लास्ट क्लास में हमने इस पे क्वेश्चन किया था कि ज्यादा अगर वेलोसिटी होती है पार्टिकल जो है इट लीव्स अर्थ फॉलोइंग अ हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इन केस अगर अभी आपने ये नहीं पढ़ा हुआ हाइपरबोला के बारे में तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही इसको ध्यान रख सकते हैं अभी। हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि ट्रेजेक्टरीज जो हैं ये कैसे, मतलब किस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिससे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं उसमें हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ केपलर। तो देयर आर 3 लॉज ऑफ केपलर जो हमें पढ़ने हैं, तो आइए एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ, this is also called as law of orbits। This is also called as law of orbits। According to this law, every planet revolves around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci। ऐसी ये ellipse है, ठीक है। Every planet revolves around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से क्लियर ही था हमें अभी कि इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। सन जो है वो एक फोकस पे सन है, आप ऐसे यहाँ पे बता सकते, दिस इज द फोकस एट वन, सन इस पॉइंट पे है, हम उसको ऐसे ही डिनोट कर देते हैं। सो प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, ठीक है, और सन जो है इस पॉइंट पे है, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। हर प्लैनेट ऐसे ही कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस हर प्लैनेट का अलग अलग है, ओरिएंटेशन भी अलग अलग है। सेकंड देखते हैं हम लॉ, सेकंड लॉ केपलर का, ये ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। कभी पूछ ले व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड लॉ, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरियाज। According to this law,
that every planet sweeps equal areas in equal interval of time. ठीक है, every planet sweeps out equal areas in equal interval of time. इसका मतलब ये है that एक और alternate way में आप इसको लिख सकते हो that aerial velocity is constant. Aerial velocity of planet revolving around sun is constant. इसका मतलब क्या होता है कि एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड, दैट इज एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड इज कांस्टेंट. दिस इज बाय प्लैनेट. ठीक है. इसमें अगर हम इसको शो करें, इसको ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप इसको शो करेंगे. अब ये सन है यहाँ पे, इफ दिस इज द एरिया, यहाँ हम बता रहे हैं और एक इस पोर्शन में बता देते हैं ऐसे. ठीक है ना. तो ये दोनों जो एरियाज हैं इसको हम ऐसे भी लिखते हैं. दीज आर इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. अब ऐसे लिखते हो a1 by t1 is equal to a2 by t2. If t1 is equal to t2, then a1 is equal to a2. So in this case, if this is area a1 and this is area a2, these two areas are same अगर time interval same है, तो area swept per second remains same हर जगह पे. जो planet revolve कर रहा है around the sun, then area swept per second is same. तो इसको हम aerial velocity भी बोलते हैं, area per second, area swept per second. ठीक है. तो इसके जब इस तरीके से हम करते हैं तो एक और हमें चीज यहाँ से फाइनली मिलती है. इसमें हम using second law, Kepler second law, using Kepler second law, prove that angular momentum of planet, angular momentum of planet about sun is constant. ठीक है. तो आइए इसको हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे हम एक लिप्स छोटा सा बनाते हैं. यहाँ पे इधर है सन, तो हम यहाँ से इसको हल्का सा एरिया लेते हैं. ठीक है. ये सेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है. सो विल राइट एरिया ऑफ सेक्टर. इफ दिस इज थीटा, देन A is area of sector. तो A की वैल्यू आ जाएगी पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, राइट.
360 को हम 2 पाई लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है हाफ आर स्क्वायर थीटा. सो डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के फॉर्मेट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं. इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, देयरफॉर ये आएगा डी ए बाई डी टी, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी टी. सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, Kepler's second law, dA by dt is constant. Therefore, r square omega by 2 is constant. 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, तो विल राइट r square omega is constant. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं इसमें हम. as v tangential is equal to होता है r omega, तो r square omega is constant है, तो यहाँ से हम r एक अलग कर देते हैं, r omega यहाँ पे डालते हैं. vr is constant, multiply both sides by m, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है, which is mass of planet जो मूव कर रहा है. so mrv is constant, mvr is constant. mvr जो है this is known as angular momentum. ये कैसे पता चलेगा? ये हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है, हालांकि भी रोटेशन नहीं पढ़ा, उसके अंदर आता है वैसे. एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन, ये आर जो है वो डिस्टेंस है सन से. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. तो ये प्रूफ है इसका. अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो पोजीशंस हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. वो देखते हैं. मान लेते हैं ये सन है यहाँ पे. अब इसकी पोजीशन जो है वो ऐसे डिस्क्राइब होंगी, एक ये है और एक ये है. एक पोजीशन तो ये है जो एक तरफ है, इसमें ये इधर से इधर जाएगा और ये ऐसे जाएगा यहाँ से, अज्यूमिंग ये ऐसे घूम रहा है प्लैनेट. ठीक है जी, इस तरह से मूव कर रहा है. If I am taking this as V1, this is R1, this is V2, this is R2. सन से लेके ये पोर्शन यहाँ तक, सन से लेके यहाँ तक R2 और इधर से लेके यहाँ तक R1. ठीक है, ये आ गया. अब ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एपोजी और एपहेलियन, नाम है, याद रखना है. इसको बोलते हैं पेरिजी, परहेलियन. ठीक है, लर्न कर सकते हो. पेरिजी मतलब पास, उससे याद हो जाएगा. एपहेलियन, परहेलियन. ठीक है, इसमें हम देखते हैं एल, एल होता है एंगुलर मोमेंटम, एस मतलब सन, सन से. एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन, इसकी एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट की, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन. एल एस इज इक्वल टू मास इंटू v1 इंटू डिस्टेंस r1 v2 r2. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. ये ध्यान रखेंगे आप, mv1 r1 इक्वल टू mv2 r2, और फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं v1 r1 इक्वल टू v2 r2. ये जनरल तरीका है सेकंड लॉ को यूज करके उसको डिराइव करने का कि एंगुलर मोमेंटम जो है सन के अबाउट कांस्टेंट है. ठीक है जी. आगे अब हम
थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। थर्ड लॉ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स, known as law of periods। ये कैसे होगा? इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड square of time period of revolution of planet around sun is directly proportional to cube of its mean distance from sun। मतलब आप ऐसे इसको लिख सकते हो, t square is proportional to r cube, where r will be equal to, this is r will be equal to r minimum plus r maximum by 2, मीन हो गया। ये कैसे पता चलेगा r minimum r max? सेकंड लॉ के हिसाब से r1 plus r2 by 2 है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जनरली आपको जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा तो मीन डिस्टेंस ही दिया होता है। मतलब हम ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब हम ये अज्यूम कर लें कि जो भी प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, बट एक्चुअली सर्कुलर मोशन में मूव कर नहीं रहा, वो कर रहा है इलिप्टिकल मोशन में मूव। तो इसलिए उन्होंने इस फॉर्मूले को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया कि आर की वैल्यू ऑफ आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाय 2 डाल दीजिए, उसके हिसाब से डालेंगे आर इज इक्वल टू r1 plus r2 by 2। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to cube of its distance from mean distance from sun। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 3 लॉ हैं, आपको ध्यान रखने हैं केपलर के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज, थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ पीरियड्स। ऐसे इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। assume one Saturn year is equal to 27 times one Earth year। Find distance of Saturn from Sun if distance of Earth from Sun is 1.5 into 10 raised to the power 8 kilometers, ठीक है जी। तो यूजिंग Kepler's third law, t square is proportional to r cube। तो ये ऐसे लिखेंगे हम, t of Saturn का स्क्वायर बाय t of अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Saturn का क्यूब डिस्टेंस ऑफ अर्थ का क्यूब, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देयरफॉर हमें चाहिए आर एस क्यूब, आर ई क्यूब, टी एस बाई टी ई होल स्क्वायर। आर एस इज इक्वल टू आर ई टी एस बाई टी ई टू थर्ड, ठीक है जी। ये वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे। सो पुट
टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 1 ईयर, है ना, 1 अर्थ ईयर, एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न इज 27 अर्थ ईयर, तो 27 ईयर लिख देते हैं ऐसे। आर ई डिस्टेंस 1.5 into 10 to the power 8 kilometers, therefore R of Saturn मतलब डिस्टेंस 1.5 into 10 to the power 8 TS 27 by 1 2 by 3 years, 1.5 into 10 to the power 8, this is 2 by 3 years. This is 3 से 3 cancel, 3 square, 1.5 into 10 की power 8 into 9, 13.5 into 10 की power 8, sorry it's not years, it is kilometers, the kilometer value, ठीक है, इतने किलोमीटर हो गया उसका डिस्टेंस। क्लियर आपको ये? तो इस तरह से हम इसको यूज करके पता कर लेंगे। ये नंबर इसका देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। थर्ड पे आते हैं वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थ्री आइडेंटिकल point masses having mass m each are placed at 3 corners of an equilateral triangle of side L, having side L, ठीक है ना। Now they start moving in circle around common center, कॉमन सेंटर है उसके अबाउट मूव कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से they have started moving in the circle with common center, mutual force of attraction. Find time period of revolution. ठीक है जी, आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल मतलब इस टाइप से, ये कोई स्टिक से नहीं बना हुआ, हाइपोथेटिकल ट्रायंगल मतलब 3 जो बॉडीज हैं वो अरेंज्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बेसिकली इस तरह से ये सर्कल में मूव कर रहे हैं। ये एक सर्कल में ऐसे मूव कर रहे हैं कॉमन सेंटर के अबाउट। कॉमन सेंटर आप वो ले सकते हैं। तीनों का मास जो है वो m है। अब इनको बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगी रही होगी, ये तो डिस्टेंस L है, तो यहाँ से एक फोर्स इस तरफ लग रही होगी इसको, और एक फोर्स इसको इधर लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और एज वी नो दैट द
this angle is 60, this force is F, this is also F, और जो distance है इनके sides का that is L, वो L है, और ये इस तरह से मूव कर रहे हैं. Therefore जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है there must be a centripetal force that should act. Here centripetal force is provided by net gravitational force. ठीक है ना? So what is net gravitational force? वो हम देखते हैं. जैसे F जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी इन दोनों के बीच में, G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. अब क्योंकि नेट फोर्स जो आएगी दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है. उसके लिए हम एक ये चूज करते हैं, पहले भी बताया हुआ है मैंने कि अगर दो वेक्टर्स हैं इस तरह से जो एक्ट करते हैं, उनका रिजल्टेंट ऐसे एक्ट करता है. ठीक है जी, ये इस टाइप से है कि अगर ये एंगल थीटा है टोटल, एफ है तो उनका रिजल्टेंट ऐसे आता है 2f cos थीटा बाई 2, तो वो एंगल बाय सेक्टर पे एक्ट करता है. दिस एंगल इज थीटा बाई 2, दिस इज आल्सो थीटा बाई 2, टोटल थीटा. ठीक है, तो इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर O, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर O इक्वल टू 2f cos 60 by 2. दिस इज 2f cos 30. ठीक है जी, ये आ जाएगा 2f √3 by 2. दिस इज f √3. ये आ गई नेट फोर्स, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, f √3 इज इक्वल टू, ये मास क्योंकि मूव कर रहा है, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू r. नाउ व्हाट इज दिस r, ये r हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बार से. ठीक है, ये आ गया यहाँ पे O, और ये आ रहा है. ठीक है, इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 30 और ये वैल्यू थी L/2. Therefore ये आ जाएगा cos 30 इक्वल टू बेस ऑन हाइपोटेन्यूज r. r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से L/2 cos 30. अगेन व्हाट इज cos 30, L/√3 हो गया ये, बिकॉज cos 30 होगा √3/2, कैंसिल हो जाएगा. Therefore ये वैल्यू आएगी यहाँ से, f की वैल्यू डाल देते हैं, इट इज g m1 m² by l स्क्वायर √3 m ओमेगा स्क्वायर r. r की वैल्यू आ जाएगी L/√3, तो ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से. एक m से एक m कैंसिल, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3gm बाय l क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा आ गया √3gm बाय l क्यूब. ओमेगा होता है 2π बाय टाइम पीरियड, दिस इज √3gm बाय l क्यूब. So therefore time period will be 2π l cube by 3 times gm. ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको. क्या आ गया हमारे पास, चेक कीजिए कैसे इसको सॉल्व किया हमने. तीन जैसे पार्टिकल्स थे, तीनों जो है वो एक दूसरे की म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मूव कर रहे हैं इन ए सर्कल सच दैट कि ये तीनों को ज्वाइन करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है. तो वहां से हमें ध्यान देना है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंटर के अबाउट क्योंकि मूव कर रहे हैं, तो नेट फोर्स शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर. सेंटर की तरफ नेट फोर्स एक्ट करेगी,
तो पहले जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो F लिखते हैं, Gm1m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका नेट लेते हैं O की तरफ, वो मैंने समझाया कैसे लेना होता है। तो नेट फोर्स आ जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर विच इज F√3, F ये था, F√3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, r हो गया डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम O, वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो क्या वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज r, मतलब ये स्मॉल r की वैल्यू साइड अपॉन 2 cos 30, L/√3 आ गया, ये हमेशा यही होती है वैल्यू, साइड बाय √3। ये वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर, ओमेगा आया, ओमेगा को 2π/t लिखते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्लियर है ना ये सबको, आगे बढ़ेंगे इसमें हम। ये देखते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इस सैटेलाइट whose time period is 24 hours, that is same as that of Earth, 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में वो कंप्लीट कर लेगा अपनी रिवोल्यूशन, is called as geostationary satellite, geostationary satellite, ठीक है। अभी हमें देखना है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है इसका डिस्टेंस क्या होता है अर्थ के सेंटर से, डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है जी। तो इसमें हम डिस्टेंस पता करते हैं एक बार, कैसे इसको लिखना है, देखिए यूजिंग द फॉर्मूला टाइम पीरियड का, T is equal to 2 pi r रूट r by रूट g कैपिटल है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का, इसी को हम यूज करते हैं, m is the mass of earth, therefore T is 24 hours, this is 24 into 3600 seconds, ठीक है। तो G इंटू कैपिटल M हम यूज कर सकते हैं GR², यूज करेंगे यहाँ पे, स्मॉल g की वैल्यू यूज करेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज सब कुछ SI में यूज करना है, दिस इज 6370 into 10 की पावर 3 meters, therefore putting all values, this is T square is equal to 4 pi square r cube by GR square, r cube GR square T square by 4 pi square, ठीक है जी। नाउ सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, वी गेट स्मॉल r as 42,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो अभी इसमें हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ,
इसकी हाइट कितनी होगी सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर कितनी हाइट होगी, ठीक है। दिस इज अराउंड, therefore height is around 37,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर रहे हैं। आप इसमें वैल्यूज पुट करके एग्जैक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये जो भी हमने टर्म लिखी है इनमें एग्जैक्ट वैल्यूज भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट अगर कभी एग्जाम में आता है तो ये अप्रोक्सीमेट आप वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। जियो सैटेलाइट इस टाइप के हैं, तो अगर हम जियो सैटेलाइट यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो ऐसे आप दिखा सकते हो कि 3 जियो सैटेलाइट से हम पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। ये सही से नहीं आया, इस टाइप से हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक इधर। बेसिकली पहले आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अर्थ आप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है दिस इज सैटेलाइट 1, दिस इज सैटेलाइट 2, दिस इज सैटेलाइट, ये इसी तरीके से मूव करेंगे अर्थ के साथ साथ। ये 3 सैटेलाइट से आप पूरी अर्थ कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जियो सैटेलाइट है। आगे बढ़ते हैं उसमें, पोलर सैटेलाइट, दो सैटेलाइट्स which move in north south direction। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है पोल्स के ऊपर, ये पोल्स के अराउंड चलते हैं, मूव इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज पोलर सैटेलाइट, देयर हाइट above surface of earth is around 500 to 800 kilometers above surface of earth है, ठीक है। their time period of revolution around earth, their time period of revolution around earth is 100 minutes approximately,
ठीक है, तो ये है पोलर सैटेलाइट। क्लियर हुआ बेटा आपको? ये जियो स्टेशन सैटेलाइट हो गया, पोलर सैटेलाइट भी आ गया। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसमें एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्थ, satellite having mass 3000 kg is at distance 2 RE from center of Earth, where RE is radius of Earth. And rotating around Earth. How much energy is to be given to this satellite in order to make it to reach at distance 4 R from center of Earth. ये बेसिकली अर्थ के सेंटर से 4 RE डिस्टेंस पे इसको भेजना है। अभी 2 RE डिस्टेंस पे है। कितनी एनर्जी चाहिए? ऑल्सो फाइंड difference in kinetic energy and gravitational potential at these two positions. ठीक है, कैपिटल एम आप ले सकते हैं मास ऑफ अर्थ। तो हम पुट तो नहीं करेंगे अभी इसको 6 × 10⁻²⁴, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 3000 kg, तो हम पुट तो नहीं करना, हम सब कुछ एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे इसके। तो टोटल एनर्जी जो है इनिशियली वो होती है -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। ठीक है ना, इनिशियल, एंड R इनिशियल इज इक्वल टू 2 RE। therefore ये आ जाएगा टोटल एनर्जी इनिशियल -G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2 × 2, ये वैल्यू डालेंगे हम तो ये आ जाएगा 4 R। ठीक है जी, टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ये वैल्यू आ जाएगी -GMM बाय R, दिस इज 2 R। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इनिशियली? दिस इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये याद होना चाहिए बेसिकली, हमने पहले किया है इसको, GMM बाय 4 R। ठीक है, तो in higher orbit total energy finally is -G कैपिटल M स्मॉल m by 2 टाइम्स रेडियस फाइनली। फाइनल क्या होगा?
R final is 4 times RE. Therefore total energy finally आ जाएगा minus G capital M small m by 8 RE. Kinetic energy final G capital M small m by 8 R. Gravitational potential energy finally minus G M M by 4 R. ठीक है, अब इसका डिफरेंस लेना है हमें, तो देख लेते हैं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एनर्जी इनिशियली प्लस ये है एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे चाहिए सो दैट इट विल रीच टू फाइनल स्टेट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज टोटल एनर्जी फाइनली minus total energy initially. What is the final energy? Minus GMM by 8 RE. G capital M small m by 8 times RE. ये हो जाएगा प्लस इनिशियल minus GMM by 4 RE. This is GMM by 4 times R. तो आ जाएगा G capital M small m by 8 RE. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे पूछा गया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी है, GMM by 8 RE और इनिशियल है GMM by 4 RE। GMM by 8 RE माइनस GMM by 4 RE, तो ये नेगेटिव में आ जाती है माइनस GMM by 8 RE। तो डेल्टा GPE चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। This is gravitational potential energy finally minus gravitational potential energy initially. Final minus initial. Minus GMM by 4 RE plus G capital M small m by 2 R. ठीक है जी, 2 R। ये है GMM by 4 RE। ठीक है जी, अब हम चाहें तो हम इसको G कैपिटल M को स्मॉल g और कैपिटल R के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा अगर दिया हुआ ऐसा, यूजिंग G capital M is equal to GR square. Therefore energy required, फिर से हम लिख रहे हैं इसको G capital M को GR square, GRE square M by 8R, तो ये आता है MGRE by 8, है ना। स्मॉल m क्योंकि हमें गिवन था 3000, G 9.8, रेडियस गिवन है, डेल्टा K काइनेटिक एनर्जी इज MGRE by 8, delta GPE is equal to MGRE by 4। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ये आपको? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।